नमस्कार दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर हम जो आपकी मैट्रिक्स हैं अवयव उसमें आपके एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे आते हैं और जो डिटरमिनेंट्स है सारणिक, तो इन दोनों टॉपिकों में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक आपका जो फलन पढ़ रहे थे उसके अंदर रह गया है, वो मैं पूरा करवा देता हूँ। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो। तो उसमें आपका एक टॉपिक रह गया कि फलन के प्रांत का निर्धारण। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई फंक्शन दे दिया, उसमें से आपसे पूछ रहे कि हाँ इसके प्रांत बताओ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए देखिए वहां पर वैसे भी हमने पढ़ लिया जो ए से बी में प्रतिचित्रण होता है, तो जो पहले अवयव होते हैं जो कर्मित युग्म बनाते हैं उसमें जो पहले पार्ट होते हैं वो आपके प्रांत होते हैं, दूसरे होते हैं वो परिसर होते हैं, और जो ए से बी में जो बी होता है वो आपका सह प्रांत होता है। तो ये चीजें पढ़ ली थी, लेकिन इसमें अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन आते हैं, संभावनाएं बनती हैं। तो फलन के प्रांत का अर्थ हो गया कि एक्स के वे सभी संभव मान जिन पर फलन परिभाषित हो। प्रांत का अर्थ क्या हो गया, यानी जिन पर फलन आपका परिभाषित है वही तो प्रांत होंगे। अब पूरा अर्थ थोड़ी ना होगा उसमें, अगर आपका फलन अनंत बनता है तो वो उसमें प्रांत में थोड़ी ना आएगा, उससे तो आपका फलन अनडिफाइन हो गया। तो यानी x के, अब आपके पास y बराबर fx फंक्शन है, तो x के वे सभी संभव मान जिन पर फलन परिभाषित हो फलन के प्रांत कहलाते हैं। इसके निर्धारण की विधि आपको मैं बताता हूं, निर्धारण का तरीका कि किस प्रकार आप इसका निर्धारण करोगे कि ये फलन का प्रांत होगा। तो निर्धारण के लिए विधि देखिए कि आपको सबसे पहले x के वास्तविक मानों का a समुच्चय बनाना है। समुच्चय लेना है जिन पर आपका फलन क्या हो, जिन पर आपका फलन अनंत होता हो, अनंत अनिधार्य या अपरिभाषित कह सकते हैं, अनडिफाइन हो, तो वो चीजें आपको लेनी है। यानी वो ए समुच्चय आपको लेना है, उसके अंदर वे एलिमेंट आने चाहिए जिन पर आपका जो फंक्शन है, जो आपने फलन लिया है वो अनंत बने, जिससे आपका फलन अपरिभाषित हो, अनिधार्य हो, 0/0 वाला रूप हो, तो वो चीजें आपको लेनी है। और उसमें से क्या करना है, R में से -a वो सेट आपको घटा देना है, तो जो आप बचेगा आपके पास वो आपका प्रांत यानी डोमेन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, यानी कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये चीजें देख लीजिए कि जो आपने ये फंक्शन लिया है वो किन किन वैल्यूज पर अनंत हो रहा है, अनिधार्य हो रहा है, वो वैल्यूज ले लीजिए और वो R में से आप घटा दीजिए, तो जो बचेगा आपका वो प्रांत हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको लिख लो। सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें, सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड, तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी। GBK10, तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, और ठीक है अभी इसको लिख लो। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास
आपको दिया है कि fx बराबर अंडर रूट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के प्रांत ज्ञात करो। ठीक है, आपसे कहा है कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये दे दिया, फंक्शन दिया है fx बराबर, ये फंक्शन है, इसके आपको प्रांत बताने हैं। प्रांत भी बताने पड़ते हैं, परिसर भी। परिसर के बारे में जैसे ही ये प्रांत वाले एक दो एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद हम परिसर वाला करेंगे। तो इसमें देखिए ये आपको fx बराबर दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसके आपको प्रांत निकालने हैं। तो प्रांत के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप वो वैल्यूज निकालें जिनके लिए फलन आपका अपरिभाषित हो। अपरिभाषित यानी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, माइनस हो गया तो ये काल्पनिक हो गया ना, आयोटा हो गया, 0/0 रूप अनिधारीय हो जाए, अनंत हो जाए। अब देखिए ये फंक्शन अनंत तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नीचे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, 0 का भाग नहीं जाएगा, अनंत नहीं होगा, लेकिन ये काल्पनिक पार्ट हो सकता है आयोटा वाला। तो ऐसी वैल्यूज निकालिए जिन पर ये आपका आयोटा हो रहा है, वो वैल्यूज निकालो सबसे पहले। तो देखो अगर आप यहां पर x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 आप रखोगे तो 2 में से 2 0 घट गया, 0 हो गया ना, और यहां से 2 घटोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस का 1 बचेगा। तो लेकिन 0 से गुणा होगा तो 0, तो x बराबर 2 पर तो ये सही है, 0 का रूट करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 एक परिभाषित है ना, परिभाषित है, काल्पनिक नहीं है। तो आप x बराबर 2 नहीं लोगे। अगर x बराबर 3 लोगे तो भी क्या है, x बराबर 3 ले रहे हो तो भी ये आपका फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया तो 0 से 0, तो ये वैल्यूज नहीं आएगी। तो इनसे आप देखिए बड़ी तो आप ले ही नहीं सकते, बड़ी लोगे तो वैसे ही डिफाइन हो गया क्योंकि काल्पनिक बनेगा ही नहीं। तो वैल्यू तो आपको 2 या 3 से छोटी ही लेनी है। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप 3 से छोटी लो और 2 से बड़ी लो, यानी 2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज हैं, 2 के बीच में आपका 2.5 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 आएगा। उन वैल्यूज के लिए देखिए 2.3 में से ये घटाएंगे तो ये तो पॉजिटिव बचेगी, लेकिन ये जो वैल्यू घटाएंगे 2.3 में से -3 तो ये वैल्यू माइनस की बची, और माइनस की बची तो यानी अंडर रूट के अंदर माइनस यानी काल्पनिक पार्ट हो गया। तो 2 और 3 के बीच में तो क्या 2 और 3 शामिल है? 2 और 3 शामिल नहीं होंगे, 2 और 3 शामिल नहीं होंगे। 2 और 3 के बीच की जो वैल्यूज हैं उन पर ये आपका फलन अपरिभाषित होगा। तो यानी जो आपका ए पार्ट आएगा, ए आएगा, ए क्या होगा 2 और 3। अब देखिए ये ब्रैकेट लगाया है मैंने, न कि ये वाला। अगर ये ब्रैकेट लगा देता तो इसका अंदर 2 और 3 शामिल है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 और 3 शामिल है, और इस ब्रैकेट का अर्थ क्या हुआ कि 2 और 3 शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 2 और 3 शामिल है क्या? नहीं है। तो यानी 2 और 3 शामिल नहीं है, तो ये ब्रैकेट आएगा। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर यही चीजें आती हैं। एग्जाम के अंदर ये दे देगा 2 और 3, एक ये दे दिया और एक बड़ा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 तो शामिल नहीं है लेकिन 3 शामिल है। अगर ऐसा दे दें 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो शामिल है, 3 शामिल है क्या? 3 शामिल नहीं है। थोड़ी सी लाइट ज्यादा है क्या? 1 मिनट रुको। अब सही है, ठीक है। अब कुल मिलाकर तो इसमें 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है। 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, यही ब्रैकेट का अर्थ होता है। चलो, है ना। तो ये आ गया आपका ए, जो समुच्चय आपको निकालना था, यानी इसके अंदर 2 और 3 शामिल नहीं है। तो प्रांत क्या होगा? प्रांत मैंने आपको बताया कि r में से आपको a घटाना है। तो r तो ये रहा और a आप ये घटा देंगे 2 से 3। तो ये जो आ गया आपका, ये क्या आ गया? प्रांत आ गया। ठीक है। अब देखो इस आगे और बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर परिसर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। x-1 अपॉन में x+3 और x+1। ठीक है, x-1 नीचे है अपॉन में x+3 इंटू x+1। अब देखिए ये फलन अंडर रूट के अंदर नहीं है ना, तो ये काल्पनिक तो नहीं बनेगा। तो ये क्या बन सकता है? ये आपका 0/0 वाला रूप बन सकता है, ये आपका अनंत बन सकता है। तो अनंत कैसे बनेगा? देखिए
अगर मैं यहां पर नीचे अगर x बराबर -3 रखता हूं मैं, तो वो वैल्यूज निकालें जिन पर ये अंत बनता है। तो x बराबर -3 रखूंगा तो देखिए -3 + 3 0 हो गया। 0 से ये चाहे रखो ना रखो 0 ये हो गया, तो किसी वैल्यू पर आप 0 का भाग दोगे तो वो अनंत हो जाएगी। तो x बराबर -3 पर ये अनंत हो रहा है। तथा अगर मैं x बराबर -1 लेता हूं, x बराबर -1 लेता हूं तो भी ये 0 हो रहा है। तो मुझे आप बताओ कि क्या जो वैल्यूज है आपकी -3 और -1 ये वैल्यू शामिल है ना, -3 और -1 वैल्यू आपकी इसके अंदर शामिल होगी। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत मैंने आपको बता दिया प्रांत बराबर होगा r-a। ये r रियल नंबर है, तो r में से a घटाओगे यानी -3 और -1 और इसका समुच्चय, तो ये आपका हो गया प्रांत। ऐसे निकालने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे, बाद लिख लीजिए, फिर परिसर के बारे में बात करते हैं। लिख लिया क्या? अब देखो ठीक है, वास्तविक फलनों का परिसर रेंज ऑफ रियल फंक्शन तो क्या होगा, देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए, फलन f के प्रांत के अवयवों से प्राप्त प्रतिबिंबों, अभी मैं इसे अपनी भाषा में भी समझाऊंगा, प्राप्त प्रतिबिंबों का समुच्चय फलन का परिसर कहलाता है। फलन का परिसर कहलाता है। यानी सबसे पहले आपको देखिए, ये तो डेफिनेशन होगी, अब निकालना कैसे है वो मेन चीज है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको दे रखा है fx बराबर y, ठीक है, अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे y के पदों में, यानी x बराबर f इनवर्स y। अब यहां पर क्या करोगे, y की ऐसी वैल्यूज रखोगे जिन पर x परिभाषित हो, यानी x की वैल्यूज आएगी सुपरिभाषित हो, परिभाषित हो, यानी y के वे मान जिन पर x क्या हो, परिभाषित हो, उन अवयवों का समुच्चय ही फलन का परिसर कहलाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, fx बराबर y और x बराबर f इनवर्स। अब ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है y की जिन पर x आपका परिभाषित हो, अनिधारीय न बने, आपका माइनस जो रूट के अंदर माइनस है काल्पनिक न बने, और आपका अनंत न बने। तो ये वो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो अभी इसका क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट आप लिखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन fx बराबर 1/x-7 का परिसर ज्ञात करो।
ठीक है, अब देखिए चूंकि एफ एक्स बराबर क्या होता है y, तो यानी y बराबर 1/x-7। अब यहां से आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है y के पदों में, तो x बराबर निकालिए, तो क्या आएगा x-7 बराबर 1/y। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 1/y + 7, यही आएगी ना, x बराबर 1/y + 7। अब देखो आपको ऐसी वैल्यूज निकालनी है x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिन पर ये y की वैल्यू ऐसी रखो जिन पर x परिभाषित हो, तो x की वैल्यूज ऑटोमेटिक सुपरिभाषित वैल्यूज आएगी, तो वो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो यहां पर जाओ कि y बराबर 0 नहीं हो सकता, y बराबर नॉट 0, y बराबर 0 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज पर x परिभाषित है, x अनिवार्य नहीं बनेगा, x की वैल्यू अनंत नहीं होगी y बराबर 0 को छोड़कर, क्योंकि y बराबर 0 आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, जो कि आपका फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। तो यानी जो इसका परिसर है, परिसर क्या होगा r-0, बस ये जो आपका सेट बनेगा, r में से आपको 0 छोड़कर बाकी आप कोई भी r की वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर, तो आपका फलन जो x की वैल्यूज है वो परिभाषित होंगी और बाकी जो वैल्यूज हैं उस पर ये परिभाषित नहीं होगा। तो यही वो वैल्यूज हैं, लिख लीजिए इनको, फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक दो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। लिख लिया क्या, चलो अब आते हैं दोस्तों एकदिष्ट वर्धमान फलन। बस ये छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, एकदिष्ट वर्धमान फलन, एकदिष्ट वर्धमान फलन। अब देखो सिंपल सा है, एकदिष्ट वर्धमान फलन यानी x के मान बढ़ने पर अगर फलन के मान बढ़ रहे हैं तो वो एकदिष्ट वर्धमान होगा। तो यानी क्या लिखेंगे, x के मान बढ़ने पर, x के मान बढ़ने पर यदि फलन के मान भी बढ़े तो फलन एकदिष्ट वर्धमान फलन होगा। सिंपल सी है, x के मान बढ़ेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेगी, मान लीजिए आपके पास है कि x1 ग्रेटर देन x2, यानी x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, यानी आगे फिर ये वैल्यू ग्रेटर देन x3, ऐसे ऐसे आगे आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो अगर f जो फलन है आपके, उनकी वैल्यूज fx1 जो फलन की वैल्यू आएगी वो भी बढ़ती जाए, fx2 की अलग हो गई, fx3 की अलग हो गई, ऐसे ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएं, तो ये जो आपका फलन होगा वो एकदिष्ट वर्धमान होगा। लेकिन यदि ऐसा हो x1 ऐसे वैल्यूज हो तो यानी fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, ये भी आपका डेफिनेशन होगी, fx3 ऐसे भी हो। यदि x1 ग्रेटर देन है और घटती जाए वैल्यूज तो इनके मान भी घटते जाएं, तो ये आपका हो गया एकदिष्ट वर्धमान फलन। तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं एकदिष्ट ह्रासमान के बारे में। इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिख लिया क्या। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है एकदिष्ट ह्रासमान, वो डेफिनेशन करवाने के बाद ये आपका फलन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अब है एकदिष्ट ह्रासमान।
अब क्या है, उल्टा है, x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, यदि x के मान बढ़ने पर, x के मान बढ़ने पर फलन की वैल्यू घटती जाए तो x के मान बढ़ रहे हैं लेकिन फलन की वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो आप उसे क्या कहोगे, तो ऐसा फलन एकदिष्ट ह्रासमान कहलाएगा। जैसे x1 ग्रेटर देन x2 लेकिन fx1 ग्रेटर देन fx2, यहां ग्रेटर देन तो x1 ग्रेटर देन x2 है लेकिन फलन की वैल्यू ऐसी आ रही है, ये भी x3 ग्रेटर देन है लेकिन यहां पर fx3, ये वैल्यूज आते लास्ट में घटती जाएं, कम होती जाएं, तो ये आपका फलन क्या होगा, एकदिष्ट ह्रासमान, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी वैल्यूज बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी जो फलन है उसकी वैल्यूज घट रही हैं, तो आप उसे एकदिष्ट ह्रासमान कहोगे। तो ये दोस्तों आपका फलन टॉपिक था। हमने सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। फलन में से भी आएंगे, जो आपका संबंध है तो उनमें से भी आएंगे, जो सेट है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 5-4 क्वेश्चन अच्छे से, 5 से 6 क्वेश्चन आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब आगे जो आएगा 3-4 क्वेश्चन का, वो हम 2 या 3 लेक्चर्स में उसमें कर लेंगे। जो मैट्रिक्स है आपका, डिटरमिनेंट्स है, तो वो फटाफट चीज़ें हो जाएंगी और आगे आगे अब चीज़ें सरल होती जाएंगी। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ रही हैं, तो सिलेबस आपका अब जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इनको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।